अभी हम देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड। क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि ग्रेना पाया जाता है, बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस ग्रेना के अंदर पाया जाता है थाइलेकॉइड। ठीक है, एक एक ग्रेनम के इसको बोला जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थाइलेकॉइड में। थाइलेकॉइड में पाया जाता है क्लोरोफिल। फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला पाया जाता है और यूकैरियोटिक भी बहुत सारे सेल में फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन दोनों में जो माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम लोग जानते हैं फ्लैजेला एंड सिलिया जो है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में अलग अलग होता है। ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजेला पाया तो जाता है, लेकिन दोनों में माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल किस टाइप से सेट है, वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग टाइप का होता है। इसीलिए टाइप ऑफ मूवमेंट भी अलग टाइप का होता है। ठीक है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बाई मॉलिक्यूलर लेयर इन मिडल पार्ट। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिया गया है। उसमें फॉस्फोलिपिड बाई मिडल पार्ट जो होता है उसमें फॉस्फोलिपिड्स बाई मॉलिक्यूलर लेयर होता है। ऊपर प्रोटीन का लेयर, नीचे प्रोटीन का लेयर, और बीच में दो लेयर जो होता है फॉस्फोलिपिड का बाई मॉलिक्यूलर लेयर होता है बीच में। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट। माइक्रोट्यूब्यूल किस में एब्सेंट रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो सेंट्रियोल होता है उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है, फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है, सिलिया में माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है, स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रे, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस में एब्सेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लाइसोसोम आर रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम जो होता है वो हम लोग जानते हैं छोटा सा वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें अबाउट 40 एंजाइम, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जितने एंजाइम हैं सब हाइड्रोलाइटिक प्रेजेंट पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, जैसे प्रोटीएजेस, न्यूक्लियसेस, ग्लाइकोसाइडेसेस, लाइपेसेस, फॉस्फोलाइपेसेस, फॉस्फेटेस, सल्फेटेस, इस टाइप का अबाउट 40 एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कई चीज़ों को हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर देता है। द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन किस जगह में होता है, कौन से ऑर्गेनल्स में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। स्फेरोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़े हैं कि सेल में बहुत सारे माइक्रोबॉडीज़ भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे गोल गोल माइक्रोबॉडीज़ पाए जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होता है, बहुत सारे चीज़ों की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्फेरोसोम्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है स्फेरोसोम्स, जो कि ज़्यादातर प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है स्फेरोसोम। इसका काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस करने वाले एंजाइम जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम ऐसा पाया जाता है, जैसे माइक्रोबॉडीज़ में हम लोग पढ़े थे जैसे स्पारोक्सीसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइओक्सीसोम, ऐसे बहुत सारे माइक्रोबॉडीज़ पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर सभी माइक्रोबॉडीज़ जो होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है, कई चीज़ों के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ऐसे ही एक माइक्रोबॉडीज़ पाया जाता है जिसका नाम है ग्लाइओक्सीसोम। उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या काम करता है?
कन्वर्टिंग फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैट वाले जो मटेरियल रहता है उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, वो किसमें पाया जाता है? ग्लाइऑक्सिसोम। स्पेरोसोम एक माइक्रोबॉडीज होता है, स्पेरोसोम में लिपिड सिंथेसिस करने वाले एंजाइम पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम एक माइक्रोबॉडीज होता है जो कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने वाला एंजाइम उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सिलिक साइकिल। ग्लाइऑक्सिलिक साइकिल वाला जो काम होता है जिसमें फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, वो ग्लाइऑक्सिसोम में वो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। डीएनए किस जगह में पाया जाता है? डीएनए हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन मेनली किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मेनली पाया जाता है। द यूकैरियोटिक जीनोम differs from the prokaryotic genome because repetitive sequence are present in eukaryotes. यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, किस चीज़ में डिफर्स है? दोनों अलग अलग टाइप के होता है। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें कई जगह ऐसा रहता है जिसमें प्रोटीन को कोड करने वाले डीएनए जो होता है डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। प्रोटीन को कोड कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। इस टाइप का बहुत सारा डीएनए का पार्ट पाया जाता है। ठीक है, दोनों का डीएनए डिफर होता है। यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है कुछ जगह ऐसा रहता है जिस जगह में प्रोटीन को कोड नहीं करता, प्रोटीन को कोड नहीं किया जाता है, उस जगह में कुछ बेस सीक्वेंस पाया जाता है। कुछ बेस सीक्वेंस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन का सीक्वेंस जो होता है कुछ पाया जाता है जो कि बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट करने वाले बेस सीक्वेंस पाया जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है रिपीटिटिव डीएनए। यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसको रिपीटिटिव डीएनए भी बोला जाता है। बहुत बार रिपीटेड होता है कुछ बेस सीक्वेंस। कुछ जगह डीएनए का ऐसा रहता है जिस जगह में प्रोटीन का कोड नहीं होता, उस जगह में बहुत सारे बेस सीक्वेंस पाया जाता है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है रिपीटिटिव डीएनए, जो कि यूकैरियोटिक डीएनए का ही कैरेक्टर है। ठीक है, A major breakthrough the studies of cell came with the development of electron microscope. सेल के स्टडी करने के लिए पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का स्टडी अच्छे से किया जाता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसके बाद बहुत अच्छे से देखने के लिए, मतलब सेल के अंदर के सभी पार्ट बहुत अच्छे से दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रिजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मच हायर देन दैट द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़, जैसे पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो पास सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट है वो सब एक एक चीज़ भी बहुत क्लियर दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन रेंज मतलब पावर ऑफ एनलार्जमेंट, मतलब कितना गुना दिखता है। कोई भी लाइट माइक्रोस्कोप में जो चीज़ हम लोग देखेंगे 2000 से 4000 गुना उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है। ठीक है, जैसे छोटा सा चीज़ प्रेजेंट है हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो 2000 से 4000 गुना बड़ा ये चीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो 1 लाख से 3 लाख गुना बड़ा उस चीज़ का साइज़ दिखता है। ठीक है, उस चीज़ का साइज 1 लाख से 3 लाख गुना इससे बड़ा हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। ठीक है, इसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन रेंज। लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन रेंज जो होता है 2000 से 4 गुना बड़ा कोई भी चीज़ दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसी चीज़ को हम देखेंगे तो वो इस 1 लाख से 3 लाख गुना ज़्यादा दिखता है। ठीक है, The main organelle involved in modification and routing of newly synthesized protein to their destination is endoplasmic reticulum. प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड, प्रोटीन सिंथेसिस किस जगह में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
ठीक है, चाहे मॉडिफिकेशन और रूटिंग ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन हो, सब चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रोटीन सिंथेसिस वाला काम होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन राइबोसोम में सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन राइबोसोम में सिंथेसिस होने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। वो प्रोटीन बनने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है, ठीक है, कैविटी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद वो प्रोटीन कैविटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी मेम्ब्रेन में चला जाता है, गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ के बाद लाइसोसोम और ट्रांसपोर्ट वेसिकल और सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में चला जाता है। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोटीन चला जाता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है प्रोटीन। उसके बाद गोल्गी बॉडी में, गोल्गी मेम्ब्रेन में, ठीक है, गोल्गी मेम्ब्रेन से लाइसोसोम में और ट्रांसपोर्ट वेसिकल में और सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में प्रोटीन चला जाता है, ठीक है। इसलिए द मेन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द ग्लाइकोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। हम लोग पढ़े हैं ग्लाइऑक्सिसोम में क्या होता है, फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, ठीक है। और फैट कार्बोहाइड्रेट में चेंज होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सिलिक साइकिल। ये चीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में। जर्मिनेटिंग सीड्स में फैटी एसिड जो होता है वो फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, ग्लाइऑक्सिसोम में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल सेल में राइबोसोम में पाया जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए पाया जाता है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन ग्रेना। क्लोरोफिल किस जगह में पाया जाता है, ग्रेना में, ठीक है। इसके पहले भी हम देखे हैं क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको ग्रेना बोलेंगे, लिक्विड को स्ट्रोमा बोलेंगे। जो ग्रेना का एक एक डिस्क होता है उसको बोला जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें भी जीन्स होता है, हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में भी जीन्स होता है और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में भी जीन्स होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसके अंदर जो जीन्स होता है इसको बोला जा रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किस जगह में पाया जाता है, इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक ये सब बोला जाता है इसको। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोला जा रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्योंकि इस न्यूक्लियस के बाहर पाया जा रहा है, ठीक है, ये सब बोला जाता है। ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको। किस जगह में पाया जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट फंक्शन विथ न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम। न्यूक्लियस के जेनेटिक सिस्टम जो होता है उसी टाइप से उसके अंदर जो जीन्स रहता है सब मिलके ही काम करता है, न्यूक्लियस के जीन्स और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के जीन्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन क्रोमेटोफोर। जो मोनेरा रहता है उसमें जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स पाया जाता है, ठीक है। उस क्रोमेटोफोर पिगमेंट के कारण ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में किस टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, क्रोमेटोफोर। माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व्ड इन द सेल डिवीज़न।
माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो जाल जैसा फैला हुआ रहता है पूरे साइटोप्लाज्म में, उसको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है साइटोस्केलेटन बनाते हैं। बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। और सेल डिवीज़न में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रे सब माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स, ये सब चीज़ों जो होता है उसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं जिसको। सेंट्रोमियर इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर। सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं? जो क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्रोमोसोम के जब स्ट्रक्चर देखे हैं तो दो क्रोमेटिड दोनों क्रोमेटिड के बीच में एक जो सेंटर स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो पाया जाता है, ठीक है। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको भी सिस्टर क्रोमेटिड्स, दोनों के बीच में पाया जाता है सेंट्रोमियर। द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय केमोऑस्मोटिक थ्योरी। एटीपी फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म होता है क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था केमोऑस्मोटिक थ्योरी में, ठीक है। केमोऑस्मोटिक थ्योरी में बताया गया था कि एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन सिंथेसिस इज एन एनिमल सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम हैव ए हाई क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है मेम्ब्रेनस बैग, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि बहुत सारी चीज़ों का सेल्यूलर डाइजेशन कर देते हैं लाइसोसोम के अंदर। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है बहुत सारी चीज़ों को डाइजेशन करने में हेल्प होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है मेम्ब्रेनस बैग। द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पॉजेस हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला पाया जाता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। फ्लैजेलिन प्रोटीन जो होता है हेलिकली अरेंज रहता है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में सिलिया फ्लैजेला पाए जाते हैं लेकिन दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट और मूवमेंट अलग टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का उसका फ्लैजेला बना होता है और फ्लैजेलिन प्रोटीन जो होता है वो हेलिकली अरेंज रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी आर साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की जब स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे बाहर आउटर स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्डिंग पाया जाता है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्डिंग होता है उसको बोला जाता है क्रिस्टी। उसमें बहुत सारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का साइट बोला जाता है इसको क्योंकि बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो रिएक्शन होता है क्रिस्टी मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जाता है। ऑर्गेनेल हैविंग फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी एंड लाइंग नियर द न्यूक्लियस ऑफ गोल्गी apparatus। सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे इस टाइप का ट्यूब्यूल पाया जाता है जिसको बोलेंगे सिस्टर्नी, ठीक है। फ्लैटेंड पोतले फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एक किसका होता है? गोल्गी apparatus। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है, गोल्गी apparatus होता है, ठीक है। ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर स्मॉल। देखो जब प्रोकैरियोटिक सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि बहुत इसमें एक मेन डीएनए रहता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। उसमें नेकेड डीएनए होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, हम लोग जानते हैं। इस डीएनए के अलावा भी
छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए बहुत सारा पाया जाता है, जिसको बोला जाता है प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स पाया जाता है, ठीक है। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि प्लास्मिड्स जो होता है छोटा छोटा होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये भी रिप्लिकेशन करके बहुत सारा प्लास्मिड्स और बनाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि इस डीएनए के अलावा ये पाया जाता है। और नॉन एसेंशियल जेनेटिक डीएनए बोला जाता है इसको, नॉन एसेंशियल जेनेटिक डीएनए, क्योंकि मेन जो डीएनए होता है उसी का पूरा रोल रहता है। इसके अलावा जो छोटा छोटा जो नॉन एसेंशियल जेनेटिक डीएनए पाया जाता है उसका काम नहीं रहता उतना, इसलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, नॉन एसेंशियल जीन्स को कैरी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे नॉन एसेंशियल जीन्स को कैरी करने के लिए इसका यूज़ होता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होता है प्लास्मिड्स, ठीक है। इन प्लांट सेल पैरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विथ फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट सेल में पैरोक्सिसोम भी माइक्रोबॉडीज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे माइक्रोबॉडीज़ हम लोग देखे थे, ग्लाइओक्सिसोम, स्पेरोसोम, पैरोक्सिसोम, ठीक है। पैरोक्सिसोम जो होता है फोटो रेस्पिरेशन, इसका मेन रोल, फोटो रेस्पिरेशन में मेन रोल रहता है, ठीक है। पैरोक्सिसोम जो होता है वो माइक्रोबॉडीज़ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम पाया जाता है परऑक्साइड फॉर्मेशन, प्लांट्स में परऑक्साइड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पैरोक्सिसोम जो होता है ग्रीन मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है, लीफ में और फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेने वाले जितने भी मतलब ग्रीन जो पार्ट होता है मेसोफिल सेल्स, उस मेसोफिल सेल्स में पैरोक्सिसोम पाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि प्लांट सेल में ही पैरोक्सिसोम होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एनिमल सेल में भी पैरोक्सिसोम पाया जाता है जो लिपिड सिंथेसिस में भाग लेता है, ठीक है। प्लांट सेल में फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं और एनिमल सेल में लिपिड सिंथेसिस में पैरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज़ जो होता है वो भाग लेते हैं। सेल थ्योरी को पूरी तरह से सही नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि सेल थ्योरी में ऐसा बोला गया था कि ऑल लिविंग बीइंग्स जो होता है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन सेल थ्योरी को इसलिए पूरी तरह से गुड नहीं माना जाता क्योंकि बहुत सारे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, जैसे वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसको उस बारे में सेल थ्योरी में ठीक से बता नहीं पाए, ठीक है। गोल्गी एपेटस एब्सेंट रहता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें हम लोग जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहता है, इसलिए गोल्गी एपेटस एब्सेंट किस में रहता है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सेल रिकॉग्निशन एडिशन ऑकर ड्यू टू बायोकेमिकल ऑफ सेल मेम्ब्रेन नेम्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का जब हम लोग पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स पाया जाता है इसमें, ठीक है, जो कि सेल को पहचानने में, आप दो टाइप के अलग अलग मॉलिक्यूल को जोड़ने में, ये सब में काम करता है। जीनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड मेड ऑफ इस सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। जब सेल के अंदर जो नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, इसलिए इसके अंदर का जो डीएनए रहता है वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है, इसको बोला जाता है नेकेड डीएनए, ठीक है। इसको बोला जाता है जीनोफोर, इसको बोलेंगे बैक्टीरियल जीनोम, इस टाइप के न्यूक्लियस को इसको न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। तो जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और एक ही होता है डीएनए, जीनोफोर, बैक्टीरियल जीनोम, न्यूक्लियोइड, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बोला जाता है, ठीक है। ऑल प्लास्टिड हैड सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ अनदर। जितने भी प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल प्लास्टिड सिमिलर, एक ही टाइप के स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरे में चेंज हो सकता है,
एक दूसरे में चेंज हो सकता है। ऑल प्लास्टिड सिमिलर स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सब सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और ये एक दूसरे में चेंज हो सकता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के समय। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटोप्लास्टिड होता है, हम लोग जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये सब एक दूसरे में चेंज हो सकता है। ऑक्सीजोम और F0 F1 पार्टिकल ऑकर ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम पाया जाता है, F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम पाया जाता है। इस टाइप का पार्टिकल पाया जाता है जिसको F1 पार्टिकल बोला जाता है, ऑक्सीजोम भी इसको बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, एंड आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट ओवर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है न्यूक्लियोलस में। गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपैरेटस जो होता है उसको बोला जाता है एपैरेटो रेटिकुलर इंटरनो, गोल्गी एपैरेटस को एपैरेटो रेटिकुलर इंटरनो भी बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको गोल्गी एपैरेटस बोला जाता है। ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी, इसको सिस्टन ही बोलते हैं, इसको टिब्यूल, दोनों मिला के गोल्गी बॉडी होता है। ठीक है, इस टाइप का फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है और रेटिकुलर जाल जैसा फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एपैरेटो रेटिकुलर इंटरनो, गोल्गी बॉडी को बोला जाता है। ठीक है, सेल वॉल सो कंप्लीट परमेबिलिटी, सेल वॉल जो होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, हम लोग जानते हैं। तो सेल वॉल जो होता है पूरी तरह से परमेबल होता है, पूरी तरह से सब चीज़ें आ जा सकते हैं इससे, उसको परमेबल बोलेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें इससे आ जा सकते हैं, अंदर भी आ सकता है बाहर भी। सेल वॉल सो कंप्लीट परमेबिलिटी, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है और पोरस पाया जाता है, बहुत सारे पोर पाए जाते हैं वॉल में और पूरी तरह से परमेबल रहता है सभी चीज़ों के अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने का। ठीक है, राइबोसोम्स वेर डिस्कवर्ड बाय पैलेड, राइबोसोम को डिस्कवर कौन किए थे, पैलेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का सिंथेसाइज किस जगह में होता है, साइटोप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कई बार देख लिए हैं कि इसमें प्रोटीन का 2 लेयर पाया जाता है, अपर लेयर एंड इनर लेयर प्रोटीन, और बीच में 2 लेयर फॉस्फोलिपिड्स का रहता है, लिपिड्स का रहता है ना। तो कुछ प्रोटीन, लिपिड्स जो होता है सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। ठीक है, और उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होता है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल अंदर एम्बेडेड रहता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो होता है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन किसको बोलेंगे, जो बाहर रहता है, अपर लेयर और इनर लेयर को बनाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन किसको बोलेंगे, जो कि अंदर भी कुछ प्रोटीन बाई फॉस्फोलिपिड्स लेयर में रहता है, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। 2 टाइप के प्रोटीन रहता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, उसमें 2 टाइप के प्रोटीन रहता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो बीच में रहता है, और बाई मॉलिक्यूलर फॉस्फोलिपिड का लेयर पाया जाता है बीच में। ठीक है, एसिटाबुलरिया, एसिटाबुलरिया एक एल्गी होता है, उसको यूज़ किए थे हेमरलिंग्स, हेमरलिंग्स एक साइंटिस्ट है जिसने एसिटाबुलरिया एल्गी को एक्सपेरिमेंट किए थे। न्यूक्लियोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है उसको। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, वो सब स्टडी करने के लिए हेमरलिंग ने एसिटाबुलरिया एल्गी को यूज़ किए थे।
एसिटाबुलरिया जो होता है यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट एल्गी होता है। यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल वाला एल्गी, यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, इस टाइप का मैराइन एल्गी। एसिटाबुलरिया जो होता है लार्जेस्ट यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन मैराइन एल्गी, बहुत बड़ा एक ही न्यूक्लियस वाला ग्रीन मैराइन एल्गी होता है, समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी होता है, जिसको बोला जाता है मार्मेट्स वाइन ग्लास अम्ब्रेला प्लांट। एसिटाबुलरिया एल्गी को मार्मेट्स वाइन ग्लास अम्ब्रेला प्लांट बोला जाता है। ठीक है, इसमें कैप स्टॉक एंड राइजोइड बेस पाया जाता है, मतलब बहुत बड़ा एल्गी होता है। ठीक है, एक स्टॉक पाया जाता है इस टाइप का, एक कैप पाया जाता है और नीचे राइजोइडल बेस टाइप का पाया जाता है। ठीक है, इसको जे हेमरलिंग जो साइंटिस्ट होता है बाय हिज ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें न्यूक्लियस को एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस इन एसिटाबुलरिया करके उस न्यूक्लियस हेरिडिटी में उसका क्या रोल रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन, ये सब बहुत सारे चीज़ जो है उसमें न्यूक्लियस का क्या रोल होता है उसको स्टडी करने के लिए उसने ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किए थे जे हेमरलिंग इस एल्गी में, एसिटाबुलरिया मैराइन एल्गी के साथ। ठीक है, एसिटाबुलरिया एक मैराइन लार्ज एल्गी होता है जिसमें राइजोइडल बेस होता है और एक स्टॉक होता है और ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसमें जो न्यूक्लियस रहता है उस न्यूक्लियस में ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट से उसने न्यूक्लियस के क्या रोल होता है और न्यूक्लियस हेरिडिटी में क्या उसका काम करता है, ग्रोथ, मॉर्फोलॉजी, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस में उसका क्या रोल होता है, वो सब एक किए थे, स्टडी किए थे। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, डीएनए में जो सीक्वेंस रहता है उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन जो बाइंड रहता है वो किस टाइप से रहता है उसका स्टडी किया गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होता है उसमें एक टेक्निक होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें पूरी तरह से मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसके बारे में पता चलता है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन किस टाइप से बाइंड रहता है डीएनए सीक्वेंस में वो सब देखने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ठीक है, कैसे अरेंज है। एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलरिया बाय हेमरलिंग प्रूव्ड द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। एसिटाबुलरिया एल्गी जो होता है उसमें हेमरलिंग जो एक्सपेरिमेंट किए थे क्या प्रूव करता है, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। हेरिडिटी में न्यूक्लियस का क्या रोल रहता है इसको प्रूव किए थे। जे हेमरलिंग ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि न्यूक्लियस को एक्सचेंज करके वो देखे थे कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है हेरिडिटी ग्रोथ में। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग वन इन ऑपोजिशन सच एज डिपोजिशन सेकेंडरी वॉल लेयर फ्रॉम आउटसाइड ओवर द एक्सिस्टिंग प्राइमरी वॉल। देखो माइक्रोस्कोप के बारे में हम देखते हैं। रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट। रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप में जब किसी ऑब्जेक्ट को बहुत पास प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जब हम देख सकते हैं, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट को जब बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं, उस पावर को बोला जाता है रिजोल्यूशन पावर। माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं हायर रिजोल्यूशन पावर जो होता है उस बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन पावर जब होता है तो इमेज बहुत क्लियर दिखता है और बहुत कम रिजोल्यूशन पावर में इमेज अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, तो हम लोग ऐसा देखे हैं कि बहुत कम वेवलेंथ वाले जो लाइट होता है, बहुत कम वेवलेंथ वाले लाइट में जब हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो होता है उसमें मैक्सिमम रिजोल्यूशन पावर होता है। ठीक है, जैसे ब्लू लाइट,
ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए ब्लू लाइट में रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन पावर मतलब जो हम लोग बहुत क्लोजली रिलेटेड चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जितना कम वेवलेंथ होगा उतना अच्छा रिजोल्यूशन पावर होता है। ठीक है, कम वेवलेंथ वाली लाइट में जब हम देखते हैं इमेज को तो उसमें रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत अच्छे से दो आसपास प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं उसके इमेज को। ठीक है, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर चीपली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल्स। हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और प्लांट सेल जो होता है उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। तो वैक्यूल के अंदर जो सैप प्रेजेंट रहता है, जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड रहता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपेयर में वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप रहता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर चीपली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल। ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद सेल के अंदर का स्टडी करना बहुत अच्छा हो गया। मतलब सेल के अंदर के एक एक चीज़ों को क्लियर स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आविष्कार करने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में हम इसके पहले भी देखे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है कोई भी चीज़ों का 2000 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है। एक चीज़ लाइट माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ जो है उसका 2000 से 4 गुना 4000 ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो उसी छोटे ऑर्गेनेल्स को हम 1 लाख से 3 लाख गुना बड़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसका रिजोल्यूशन पावर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको मैग्नीफिकेशन रेंज ऑफ लाइट वो भी बोला जाता है। मतलब कितना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा हम देख सकते हैं, उसको बोला जाता है मैग्नीफिकेशन रेंज। तो उसका हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें मैग्नीफिकेशन रेंज बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसका रिजोल्यूशन पावर बहुत हाई होता है, इसलिए बहुत कम वेवलेंथ में रिजोल्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। ड्यू टू वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है उसका बहुत कम वेवलेंथ होता है, इसीलिए रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन पावर होगा उतना क्लियर इमेज दिखेगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ नॉट कनेक्टेड विथ न्यूमेरिकल एपर्चर। इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन अंडर। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि पावर ऑफ एनलार्जमेंट, कोई भी चीज़ों को कितना बड़ा हम देख सकते हैं, उस एनलार्जमेंट पावर को बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें कोई भी चीज़ 1 लाख से 3 लाख गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है। ठीक है, इस टाइप से सेल जो है उसका MCQ जो है वो कंप्लीट हो जाता है।